आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 10 अम्ल, क्षार व लवण, एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स में अम्ल की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें पहला अवधारणा है आर्हेनियस की अम्ल संकल्पना, यानी कि आर्हेनियस के अनुसार किसको हम अम्ल मानेंगे। देखिए बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल होता क्या है। यहाँ लिखा जा रहा है कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे। पहले बच्चों आप ये जान लीजिए कि आयन होते क्या हैं। किसी पदार्थ का जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तो उस दौरान क्या है, आयन का निर्माण होता है। और आप पढ़ चुके होंगे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो इसलिए परमाणु पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया क्लोरीन, तो क्लोरीन पर आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन आता है उतना उस परमाणु पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह बच्चों, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि अपने परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब बच्चों आप पढ़ चुके होंगे कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं ऊर्जा स्तर पे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नाभिक में जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो प्रोटॉन स्वतंत्र हो जाएगा, उस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम परमाणु है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण करता है उतने निगेटिव चार्ज उस पर आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों आयनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी कि जब पदार्थ आयन के रूप में आएंगे, आयन के रूप में आने के बाद हम किस पदार्थ को अम्ल बोलेंगे। तो आगे बच्चों लिख रहे हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में, जलीय विलयन में यानी कि पदार्थ को अगर हम जल में डाल दें तो क्या हो जाएगा, एक जलीय विलयन बन जाएगा। तो कह रहे हैं जलीय विलयन में धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर किसी पदार्थ को हम जल में डाल दें, और जल में बच्चों जैसे ही हम पदार्थ को डालेंगे वो आयनित हो जाएगा, यानी कि धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूट जाएगा। अब जब धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूट जाएगा तो कह रहे हैं कि उसी को हम अम्ल मानेंगे कि धनावेशित जो आयन बन रहे हैं, तो धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन ही बने। बच्चों हाइड्रोजन आयन तभी बनेगा जब उसमें हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो इसलिए बच्चों हम उसी पदार्थ को मानेंगे जो केवल हाइड्रोजन आयन देंगे, इसके अलावा और कोई धनायन ना बने, यानी कि पदार्थ में धनायन के रूप में और कोई आयन ना मुक्त हो। यानी कि जब हम पदार्थ को जल में डालें, जब उसका जलीय विलयन बने तो केवल हाइड्रोजन आयन ही बने, उसके अलावा और कोई धनायन ना बने हाइड्रोजन आयन के अलावा। अगर हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धनायन होगा तो बच्चों वो अम्ल नहीं कहलाएगा। अगर जैसे मान लीजिए बच्चों हम NaCl लेते हैं, अगर ये टूटता है तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव में टूटता है।
तो यहाँ देखिए बच्चों, ये धनायन के रूप में जो मुक्त हुआ है वो सोडियम आयन है, ना कि हाइड्रोजन आयन। इसलिए ये पदार्थ जो होगा सोडियम क्लोराइड अम्ल नहीं कहलाए। केवल वही पदार्थ हम कहलाएंगे जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई धनायन मुक्त ना करें। जैसे कार्य है देखिए बच्चों, HCl। अगर देखिए बच्चों HCl टूटता है तो H धनायन के रूप में और फिर क्लोरीन क्या होगा, निगेटिव के रूप में टूट जाए। एक चीज़ बच्चों अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब कोई पदार्थ धनायन और ऋणायन के रूप में टूटता है यानी कि आयनित होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जों की संख्या हमेशा बराबर होगी, चार्ज कभी अलग अलग नहीं होंगे। तो अब बच्चों देखिए, अगर हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन पर भी एक ही निगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए बच्चों इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका मतलब क्लोरीन पर भी 2 निगेटिव चार्ज होता। तो ये बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी परमाणु पर कितना पॉजिटिव चार्ज कितना निगेटिव चार्ज आ सकता है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की संख्या किस बात पर निर्भर करती है, इसको हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बस आपको जानना है कि जब ये टूटेगा तो इस पर कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव आता है। तो हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव आया तो क्लोरीन पर भी एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, ये आयनित हो गए, यानी कि इनको जब जल में डाला गया तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन निगेटिव के रूप में टूट गया, यानी कि क्लोराइड आयन के रूप में ये आ गया। तो अब इसके बाद देखिए, अभी देखिए बच्चों, हमने कहा था कि जब पदार्थ को जल में घोलते हैं तो धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन अगर होता है तब उसको हम अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो धनायन है केवल हाइड्रोजन आयन है, तो इसलिए ये पदार्थ हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये H2SO4 लिखा गया है, इसको बोलते हैं, अभी पहले ये चेक कर ले कि ये अम्ल है कि नहीं है। यहाँ देखिए H2SO4 लिखा गया है। जब ये बच्चों टूटेगा तो यहाँ देखिए H है तो H पॉजिटिव के रूप में टूट गया, और चूँकि इसकी संख्या 2 है, इसमें यानी कि 2 परमाणु हैं इसलिए इनकी संख्या 2 लिख दिया गया। अब इसके बाद आगे प्लस सल्फेट के रूप में, सल्फेट आयन के रूप में टूटेगा SO4। अब देखिए बच्चों, इस पर कितना निगेटिव आएगा, चूँकि हाइड्रोजन जो है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो चूँकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है इसलिए कुल पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी हो गई, 2, इसलिए निगेटिव चार्ज की संख्या भी 2 होगी। तो सल्फेट चूँकि अकेला है इसलिए पूरा निगेटिव चार्ज किस पर आएगा, सल्फेट पर आएगा। तो ये देखिए सल्फेट आयन बन गया, इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ गया, जितना प्लस चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ बच्चों देखिए, जब ये टूटा है तो धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन ही है, केवल हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए क्या है, ये भी अम्ल है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। और बच्चों एक चीज़ जान लीजिए, जो यहाँ ये साइन चिन्ह बना है इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह। ये क्या है, उत्क्रमणीय चिन्ह है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है बच्चों उल्टा, यानी कि अगर अपक्रिया इस दिशा में चल रही है तो अपक्रिया वापस भी लौट रही है, यानी कि जो पदार्थ टूट रहा था वही पदार्थ टूटने के बाद फिर जुड़कर
जिस अवस्था से वो टूट रहा था उसी अवस्था में वापस आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर HCl टूटकर H आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन पुनः मिलकर HCl का निर्माण कर रहे हैं। अगर बच्चों ये अपक्रिया नहीं होगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, यानी कि उसकी अपक्रिया केवल एक ही दिशा में होगी। HCl बस सीधा ऐसे तीर लगाकर लिखेंगे H2Cl निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि HCl टूटकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का निर्माण कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलकर HCl का निर्माण नहीं कर रहे हैं। उसी तरह आगे देखिए, यहाँ CH3COOH लिखा गया। अगर ये बच्चों टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, और इसको बोलते हैं बच्चों सल्फेट आयन, और ये आपका है क्लोराइड आयन। तो अब बच्चों देखिए ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया, तो यहाँ देखिए धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन ही है, इसलिए ये भी पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ देखिए HNO3 लिखा गया है, ये भी जब टूटेगा H2NO नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ H पर एक π2 चार्ज है, इसलिए यहाँ जो नाइट्रेट आयन लिखा जा रहा है, तो नाइट्रेट आयन पर भी क्या होगा, केवल एक ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने बताया है कि चार्जों की संख्या हमेशा समान होगी। तो ये क्या बन गया, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। तो बच्चों देखिए ये भी टूटने के बाद केवल हाइड्रोजन आयन धनायन के रूप में दिया है, इसलिए ये भी क्या है, अम्ल ही है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो आशा करते हैं बच्चों आपको अर्हीनियस की अम्ल संकल्पना की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगली संकल्पना को, यानी कि अम्ल की जो अगली अवधारणा है, हम उसको अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।